वो सरकार जो आप कह रहे हैं फेंक कि जो इन्फॉर्मेशन है वो छुपाई जा रही है, सरकार जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं दे रही है, तो ये आखिर ये भी तो एक जिज्ञासा लोगों की बढ़ाता है कि आखिर ये जो पूरा डिबरी है ये सरकार कहाँ फेंक रही है, नदियों में फेंक रही है, पहाड़ों के ऊपर फेंक रही है। आखिर कोई तो साइंटिफिक रीजन होगा, या सरकार ने साइंस को बिल्कुल धता बता दिया है कि हमें साइंस माननी नहीं है, हमें केवल और केवल विकास करना है, चाहे लोगों की जान भी चली जाए। नहीं, इसको विकास भी नहीं कहेंगे ना, इसको तो हम कहेंगे कि केवल होकर सड़कों को काटना है, क्योंकि 90 डिग्री में सड़कों को काटा जा रहा है। 90 डिग्री में हिमालय नया पहाड़ है, सबको पता है, फ्रिजाइल है, सबको पता है, इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव है, सबको पता है। 90 डिग्री में पहाड़ काटा जा रहा है, 90 डिग्री ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं, लोग कितने लोग मर गए उस सड़क में, सारी इंफॉर्मेशन छुपाई जा रही। डेबरी का जो 2013 के अंदर जब केदारनाथ डिजास्टर आया था, उसके बाद एक हाई पावर कमेटी बैठी थी, प्रोफेसर रवि चोपड़ा उसके चेयरमैन थे। उस कमेटी ने कहा है कि टोटल जो पानी, बाढ़ की पानी से अगर 20% लॉस हुआ है तो 80% नुकसान डेबरी की वजह से हुआ है। जो छोड़ दिया गया था उसमें कोई लोहे के टुकड़े छोड़ दिए गए थे, लोहे का छोटा मोटा स्ट्रक्चर नदी में पड़ा हुआ था, डेबरी साइड में पड़ी हुई थी, उन्होंने उसको मल्टीप्लाई किया और जो बड़ा जो नुकसान हुआ वो उसकी वजह से हुआ है। 20% ठीक है, बारिश की वजह से, हालांकि उसको भी नेचुरल नहीं है, वो भी ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा असर है, लेकिन थोड़ी देर के मान लिया जाए कि ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज जो कि इंटरनेशनल इश्यूज हैं उनकी वजह से हुआ है, लेकिन जो 80% लॉस हुआ है वो डेबरी की वजह से हुआ है। सेम यहां पर भी हो रहा है कि डेबरी कहां डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं किसी को पता नहीं है। अतुल सती लगातार बता रहे हैं कि यहाँ का जो डेबरी है वो सीधे अलकनंदा में फेंका जा रहा है। ये एक बात और समझने की कोशिश है कि ये जो धौली गंगा नदी है जिस पर ये दो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, बेसिकली धौली गंगा बन रही है इसी के ऊपर। धौली गंगा लगभग 21,000-22,000 फीट की हाइट से गिरती है और यहां तक आने में उसको मुश्किल से 60 से 70 किलोमीटर का सफर करती है। इसमें जो छोटे छोटे बालू के कण होते हैं, पत्थर के टुकड़े होते हैं, या पानी की जो धार होती है इतनी शार्प होती है कि लोहे को अगर आप ऐसे रख दीजिए लोहे को भी काट देती है। तो इसमें आपने पानी को पूरा का पूरा शिफ्ट कर रहे हैं टनल के अंदर, वो पहाड़ को काट रही है, वो पत्थरों को काट रही है, वो लॉस हो रहा है, उस पर कोई रिपोर्ट नहीं आ रही। तपोवन वाली जो घटना 2 साल पुरानी है, तपोवन उसी के पास में रैनी गांव के नीचे, उस पर उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ है? उस पर कोई साइंटिफिक रिपोर्ट आई नहीं, पब्लिक डोमेन में तो आई नहीं, उस पर विधानसभा में कोई चर्चा नहीं हुई है, लोकसभा में चर्चा नहीं है। अगर कोई रिपोर्ट बनी है, किसी कंसल्टेंट को रिपोर्ट बनाने को दे दिया, उसने मुख्यमंत्री को दे दिया, मुख्यमंत्री ने उसे अलमारी में रख दी, तो उसका रिपोर्ट का कोई मायने नहीं रखते। वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, विधानसभा में उस पर चर्चा नहीं हुई है कि भाई आखिर 350 लोग मरे थे उसमें, वो उनका क्या होगा। सेम स्थिति यहाँ पर पूछने की जरूरत है, और आई थिंक आप ज्यादा इसको बेहतर बता पाएंगे कि जो ये हाई लेवल कमेटी मीटिंग्स होती हैं, जैसे कि अभी पुष्कर सिंह धामी ने बुलाया, प्रधानमंत्री पीएमओ ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई, तो फिर ये इन हाई लेवल मीटिंग्स में किस बात की चर्चा होती है? अगर वो ये भी नहीं पूछते हैं कि भाई साइंटिफिकली ये सारा डेबरी कहाँ फेंका जा रहा है, साइंटिफिकली हमारे पहाड़ कितने कमजोर हैं, क्या उनको सही कोई राय दे रहा है या वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं? आखिर ये क्या हो रहा है? ये जो हाई लेवल मीटिंग्स इनमें होता क्या है, क्या चीज डिस्कस हो रही है? जो पिछले कुछ सालों से मुझे ऐसा लग रहा है, जब से ये जो गवर्नमेंट आई है, बीजेपी की गवर्नमेंट आई, मुझे लग रहा है कि इन कमेटीज का कोई मायने रह नहीं गया, क्योंकि जो एक्चुअल एक्सपर्ट हैं वो तो बाहर बैठे हुए हैं। एक्चुअल एक्सपर्ट तो नवीन जुयाल है, एसपी सती हैं, जो लोग बात कर रहे हो तो बाहर बैठे, उनको तो अंदर आने नहीं दिया जा रहा है। वो जो कमेटीज में लोग हैं वो तो जुगाड़ करके कमेटीज में जा रहे हैं। तो जब कमेटीज में जुगाड़ करके जा रहे हैं तो ठीक है, जिसका जुगाड़ है वो फिर क्यों बोलेगा वहां पर? वरना डेबरी को लेकर बहुत बड़ा सवाल है कि डेबरी कहां जा रहा है, पेड़ों को कटान को लेकर बड़ा सवाल है कि पेड़ कितने काटे जा रहे हैं। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसको समझिए कि ये जो चारधाम सड़क है, ये चारधाम सड़क योजना किसी जमाने में सिंपल एक पैदल जाने का रास्ता था, फिर वो रास्ता थोड़ा चौड़ा हुआ तो उस पर जीप घोड़े खच्चर जाने लगे, फिर वो चौड़ा हुआ, जीप जाने लगी, फिर बस जाने लगी। किसी ने उस रोड की कैरिंग कैपेसिटी के बारे में तो अध्ययन किया ही नहीं ना। जब ये चारधाम को 15,000 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया गया था, प्रधानमंत्री जी ने बनवाया, क्योंकि उनको तो सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए, और हम ये कह रहे हैं कि पहाड़ को, हमारे लोगों की हाइट कम होती है, हमारा खेत छोटा होता है, हमारा जानवर छोटा होता है, हमें प्रोजेक्ट भी छोटा चाहिए। 15,000 करोड़ में इसके पैरेलल एक दूसरी सड़क बन सकती थी 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर के अंदर, जो हमारे को इन केस ऑफ डिजास्टर, इन केस ऑफ वॉर एक अल्टरनेटिव रोड भी दे सकती थी। वो तो दी नहीं गई, उन्होंने इसी रोड को चौड़ा कर दिया, क्योंकि सबसे आसान होता है। इसमें सबसे फायदा ये होता है कि कोई लैंड यूज का चेंज नहीं होता, कोई फॉरेस्ट के कानून बीच में नहीं आते, आपने काट दिया थोड़े बहुत। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये 889 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है, 15,000 करोड़ रुपए अमाउंट का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का EIA होना चाहिए था, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए था, इसका इन्वायरमेंट एंड सोशल इंपैक्ट असेसमेंट होना चाहिए था। ये दोनों के दोनों नहीं हो
इनसे बाईपास किया जा सके, इसलिए इन्होंने इस प्रोजेक्ट को बाइफिकेट कर दिया 62 प्रोजेक्ट्स में। टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, कोई भी प्रोजेक्ट उस लेवल तक आता ही नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि हालत ये हो गई है कि तिजोरी के ऊपर चोर बैठा हुआ है। जिसकी जिम्मेवारी थी उसको बचाना, वही चोरी कर रहा है। जिसकी जिम्मेवारी, जिस सरकार की जिम्मेवारी थी ये करना कि भाई हम कैसे इसको इन्वायरमेंट को यहाँ पे बचाया जा सकता है, फ्रेजाइल माउंटेन को कैसे बचाया जाता है, वही इन्वायरमेंट इंपैक्ट से बचने के लिए तो ये हाई पावर कमेटी, मुझे लगता है यही तरीका निकाला जाता होगा कि नहीं भाई 100 किलोमीटर से बड़ा प्रोजेक्ट मत करो, जैसे 100 किलोमीटर क्रॉस करोगे तो ये क्या है, इसको EIA में आना पड़ेगा, फिर एक नया तरह का ड्रामा होगा, कुछ EIA की रिपोर्ट पब्लिक होगी, जन सुनवाई करनी पड़ेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में जन सुनवाई नहीं हुई है, रेल प्रोजेक्ट में जन सुनवाई नहीं हुई है। रेल प्रोजेक्ट की वजह से कितने जो टनल बन रही है, कितने पानी के स्रोत सूख गए हैं, इस पर कोई रिपोर्ट पब्लिक नहीं आ रही है। पूरा का पूरा नदी का पानी जो है सुरंग में चला जा रहा है, और कॉन्ट्रैक्ट चूंकि प्राइवेट पार्टी को दिया हुआ है। अब प्राइवेट पार्टी अगर ये कहेगी कि जी वहां पानी आ रहा है, खतरनाक है, तो उसका तो काम बंद हो जाएगा ना। उसको तो काम करना है, निकलना है, उसने पेमेंट लेनी है, चले जाना है। लार्जर जिम्मेवारी किसकी है, स्टेट गवर्नमेंट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो अभी तक तय नहीं हो पा है। नहीं, वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो जिस तरीके से आपने चीजों को एक्सप्लेन किया है, आप वहां पर ग्राउंड पर हैं और जो चीजें वास्तविकता से कैसे देखी जानी चाहिए वो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। लेकिन कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो सरकारें हैं वो बिल्कुल इन सारी चीजों की अनदेखी कर रही हैं। और जो प्रेम अभी कह रहे थे कि हाई लेवल मीटिंग्स में आप क्या डिस्कस करते हैं वही लोगों के समझ के परे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो बाहर बैठे हुए हैं, वो कमेटी का हिस्सा ही नहीं है। तो कैसे बचाया जाएगा जोशीमठ से, तो अब किसी को कोई आस नहीं है। जोशीमठ तो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। लेकिन जो बाकी, जो प्रेम कह रहे थे कि जो बाकी जो टाउन्स हैं, चमोली, उसके आसपास कर्णप्रयाग, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कस्बे हैं जो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। क्या सरकार अब अपनी आंखें खोलेगी? हमारा लगातार फोकस जोशीमठ पर बना हुआ है और उत्तराखंड में जो भी डिजास्टर है उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। थैंक यू सो मच प्रेम, आप हमारे साथ जुड़े इस समय। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।